एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं। फादर्स नेम ILSDHFHUG। आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान की नींव रखी। इंदिरा गांधी देश की सबसे मजबूत महिला प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी कहलाई। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने तकनीकी क्रांति की शुरुआत की। पर इन सब के बाद भी एक नाम है जो आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा और सवालों का केंद्र है। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। जहां विरासत उनके लिए मदद से ज्यादा बोझ साबित हुई, वहीं लोगों की उम्मीदें हमेशा एक दबाव बनी रही। दुनिया की राजनीति डायनेस्टी से भरी पड़ी हुई है, चाहे अमेरिका की कैनेडी और बुश फैमिली हो, पाकिस्तान की भुट्टो फैमिली या फिर बांग्लादेश की हसीना फैमिली। कई जगह लेगेसी ने इन्हें पावर तक पहुंचाया, लेकिन क्या सिर्फ नाम ही काफी होता है? सवाल ये उठता है, आखिर ऐसे कौन से फैक्टर थे जो राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना गए? 7 अगस्त 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी माइक के सामने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये वो राहुल गांधी नहीं थे जो 2004 में रिलेक्टेंटली पॉलिटिक्स में आए थे, ना ही वो जिन्होंने 2014 और 2019 में क्रशिंग डिफीट झेली थी। ये एक इवॉल्व पॉलिटिशियन था। अगर किसी ने सोचा कि राहुल गांधी यहीं पर रुक जाएंगे, तो उन्होंने राहुल को शायद किसी पुराने चश्मे से देखा, क्योंकि 18 सितंबर 2025 को जब वो दोबारा स्टेज पर आए तो ये राहुल गांधी कुछ और ही लेवल पर थे। इस बार सिर्फ उन्होंने आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि सबूतों का ढेर लगा दिया। कर्नाटका की आलन सीट का नाम लेकर उन्होंने दिखाया कि कैसे हजारों दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी के वोट को सिस्टमेटिकली डिलीट किया गया। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सवालों की दस्तक और 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सबूतों की बरसात, जिसका यूज करके कैसे एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन से एक सीजन लीडर बना जा सकता है। और अगर आपने इस जर्नी को अच्छे से समझ लिया, तो अगली बार आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में सक्सेस कैसे काम करती है। तो क्या आप इस पॉलिटिकल जर्नी को जानने के लिए तैयार हैं? 2004 ये वो साल था जब राहुल गांधी पहली बार भारतीय राजनीति में उतरे, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी। कांग्रेस पार्टी मजबूत थी और कोएलिशन के साथ गवर्नमेंट भी बनाई थी। सबको यही लग रहा था कि सोनिया गांधी देश की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, लेकिन अचानक हालात बदल गए। सोनिया गांधी ने पीएम पद को रिजेक्ट कर दिया। उनकी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीएम बने। असल में राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली में से कोई भी मेंबर पीएम बने, क्योंकि पावर के साथ उनकी फैमिली ने पहले भी भारी कीमत चुकाई थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी दोनों ने ही पावर की वजह से अपनी जान गंवाई थी। 2009 में एक बार फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में वापस आई। इस बार कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन 2004 से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। पार्टी ने 206 सीट जीतकर एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही, पावर में आने के बाद भी राहुल गांधी के रोल में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। वो अब भी सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से एक्टिव रहे। इस इलेक्टोरल विक्ट्री के पीछे राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। 2004 से 2009 के बीच उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर काम किया, खासकर यूथ से कनेक्ट होने पर फोकस किया। उन्होंने यूथ कांग्रेस और NSUI में इलेक्टोरल प्रोसेस लागू कराई ताकि नए फेसेस पॉलिटिक्स में जगह बना सके। ये उस टाइम भारतीय पॉलिटिक्स में एक नया एक्सपेरिमेंट माना गया, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। यूपीए गवर्नमेंट पे कई बड़े स्कीम्स के आरोप लगे। घोटालों का जो भूत था वो कांग्रेस पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो सबसे पहले सामने आया CWG रिपोर्ट का मामला। इसमें बड़े स्केल पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात की गई। इसके बाद आया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसने पूरी गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही कॉल स्कैम ने ऑपोजिशन को और भी बड़ा मौका दिया कि वो कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी को टारगेट कर सके।
इन स्कैम्स ने पब्लिक के बीच में कांग्रेस पार्टी के ट्रस्ट को डीपली वीक कर दिया था। राहुल गांधी का इन स्कैम्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जनता की नजर में उनकी इमेज को भारी नुकसान हुआ। इतने सारे स्कैम्स के बीच में राहुल गांधी का बार बार वेकेशन पर जाना और पार्लियामेंट से गायब रहना उनकी इमेज को और ज्यादा डैमेज करता चला गया। अपोजिशन ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा। पार्लियामेंट में उनकी स्पीकिंग स्टाइल को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मनरेगा की स्पीच से लेकर डिफरेंट ओकेजन्स पर उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया गया। यहाँ तक कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें पप्पू डिक्लेयर कर दिया गया। 2014 की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें शहजादा कहकर पुकारा। शहजादे, सरकार आपकी है। इसके अलावा एक और बड़ा इंसिडेंट था 2013 का ऑर्डिनेंस बिल। ये बिल उनकी ही यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसका पर्पस था कन्विक्टेड लीडर्स को इलेक्शंस लड़ने से बचाना। राहुल गांधी ने पब्लिकली इस बिल को कंप्लीट नॉनसेंस कहा। 2014 का लोकसभा इलेक्शन आया और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। पार्टी सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट कर रह गई। ये कांग्रेस की हिस्ट्री का सबसे बुरा परफॉर्मेंस था। फिर आया 2019 का लोकसभा इलेक्शन। कांग्रेस को इस बार भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से स्मृति ईरानी से इलेक्शन हार गए। This is really one of the biggest stories of this Lok Sabha election. Smriti Irani at this time is leading against Rahul Gandhi, president of the... इस हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया। यहाँ लग रहा था उनकी पॉलिटिकल जर्नी अब खत्म हो गई है। लेकिन 2022 में एक बड़ा टर्न आया। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक हिस्टोरिक पैदल यात्रा शुरू की, जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहा गया। इस यात्रा का पर्पस था कि लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होना और उनकी रियल प्रॉब्लम्स को सुनना। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी अलग अलग स्टेट्स में कॉमन पब्लिक से मिले। कभी किसानों के बीच जाकर खेतों में हल चलाया और तो कभी फैक्ट्री वर्कर्स से मिलकर टाइम बिताया। कभी मजदूरों के पास पहुंचे तो कभी ट्रक ड्राइवर्स और रिक्शा ड्राइवर्स के साथ बैठकर बातें सुनी। इस तरह राहुल गांधी ने पहली बार ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स करने का स्टाइल अपनाया। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को काफी हद तक चेंज कर दिया। फिर आया 2024 का लोकसभा इलेक्शन। इस इलेक्शन में बीजेपी तीसरी बार पावर में आने के लिए फील्ड में उतरी। उसका स्लोगन था अब की बार 400 पार। अब की बार राहुल गांधी ने इस इलेक्शन में क्रॉनिक कैपिटलिज्म और अंबानी अडानी जैसे इश्यूज को अपना सेंटर बनाया। रिजल्ट ये हुआ, जहां बीजेपी 400 पार का स्लोगन दे रही थी, कांग्रेस ने 2019 के कंपैरिजन में लगभग डबल सीट हासिल की। राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। ये उनके पॉलिटिकल करियर का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट था। 7 अगस्त 2025 और फिर आया वो दिन जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का सीरियस एलिगेशन लगाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फिडेंस था, जो क्लियरिटी थी, जो फियरलेसनेस थी, ये वो राहुल गांधी नहीं थे जो 2004 में हेजिटेंटली पॉलिटिक्स में आए थे। फिर आया 18 सितंबर 2025 का वो दिन जब राहुल गांधी एक बार फिर स्टेज पर आए। इस बार वो और भी धारदार हो गए थे। आलन कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका में 6018 वोट्स के डिलीट करने की कोशिश को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ उन्होंने दिखाया कि कैसे एक महिला गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। सूर्यकांत ने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थे। नागराज ने सुबह 4:07 पर 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशंस फाइल कर दी। राहुल गांधी ने बताया कि ये सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर ऑपरेशन है। सॉफ्टवेयर के थ्रू वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 वाले वोटर्स के नाम का इस्तेमाल करके सिस्टमैटिकली कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को टारगेट किया जा रहा है। कर्नाटका सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर्स भेजे हैं इलेक्शंस कमीशन को, लेकिन कोई मीनिंगफुल रिप्लाई नहीं आया। इसलिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को एक वार्निंग दी है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है,
आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये था एक मैच्योर लीडर जिसने अपनी हर हार से सीखा, हर फेलियर को स्ट्रेंथ में बदला, हर क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन बनाया। और आज जब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी की हेल्प कर रहा है, तो ये किसी डेस्परेट पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट नहीं, ये एक एक्सपीरियंस लीडर का कैलकुलेटेड अटैक है जिसके पास अब सॉलिड प्रूफ्स हैं। राहुल गांधी की ये जर्नी प्रूफ करती है कि पॉलिटिक्स में लेगेसी अकेली काफी नहीं होती और सिर्फ मेहनत भी मंजिल तक नहीं ले जाती। फेलियर से सीखना, जमीन से जुड़े रहना, लगातार डटे रहना और सही वक्त पर सही कदम उठाना, यानी यही सक्सेस का रियल फॉर्मूला है। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि पॉलिटिक्स में नाम से ही सक्सेस मिलती है, तो आप राहुल गांधी की स्टोरी सुना देना, जहां एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन से देश का सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाला लीडर बनने की जर्नी है। इनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है।